गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है। उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट कर दिया था और उसका हमने जो किया था वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था कि लेखांकन के समीकरण किस तरह से बनते हैं। उसमें हमने देखा था कि कैश इन हैंड 2 लाख है, कैश एट बैंक 2 लाख एंड मशीनरी 1 लाख। तो इस तरह से हमारी जो तीनों मिलाकर के टोटल असेट्स के रूप में अमाउंट होगी वो 5 लाख रुपीज़ होगी। इसे हमने इस तरह भी समझा था कि 5 लाख रुपीज़ कैपिटल जो कि इन्वेस्ट की गई है प्रोप्राइटर के द्वारा एंड 5 लाख रुपीज़ असेट्स जो कि कैश आई है। अब ये कैश 2 लाख रुपीज़ कैश इन हैंड है और 3 लाख रुपीज़ कैश एट बैंक। इसी 5 लाख को हम इस तरह से और देख सकते हैं कि 3 लाख रुपीज़ कैश इन हैंड, 2 लाख रुपीज़ कैश एट बैंक एंड 1 लाख की मशीनरी परचेज की है। तो दोनों ही ये जो कैश के अमाउंट है वो बैंक में और हाथ में, कैश हाथ में भी है और बैंक में भी है। तो इस तरह से 4 लाख की तो कुल हमारे पास कैश है और 1 लाख की हमने मशीनरी खरीद ली है जो कि हमारे पास असेट्स के रूप में रहेगी। इस तरह जितनी भी हमारी कैपिटल है उतनी ही हमारी असेट्स हो गई। तो इसका हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जितनी हमारी लायबिलिटीज़ होगी उतनी ही हमारी असेट्स भी होगी। तो ये हमने नीचे फॉर्मूले के द्वारा भी देखा था, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो ये जितनी भी यहाँ पे समीकरण दिए हैं या इक्वेशंस दिए, इन इक्वेशंस को हमें याद रखना है कि किस तरह से हमारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल और असेट्स प्रभावित होती है किसी भी ट्रांजेक्शन्स के द्वारा। इसके बाद हमने देखा था 3.16 एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स देखी थी, एग्जाम्पल ऑफ असेट्स देखे थे। उसमें हमें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, प्लांट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, एक्वायर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी असेट्स होगी। बिजनेस की जो भी संपत्तियां होती है वह सब बिजनेस की असेट्स कहलाती है। अब लायबिलिटीज़ अर्थात बिजनेस के दायित्व। लायबिलिटीज़ के हम 2 पार्ट देख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ अर्थात अल्पकालीन दायित्व, एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ मतलब दीर्घकालीन दायित्व या स्थायी दायित्व। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के। क्रेडिटर्स हैं बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, एक्सेट्रा, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सटर्नल लोन्स, डिबेंचर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, अनअर्नड इनकम और अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारी लायबिलिटीज़ है जो कि हमारे पास दायित्व के रूप में रहती है। और इसमें सबसे जो फिक्स्ड लायबिलिटी होती है वो होती है कैपिटल। तब कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करते समय जो धनराशि बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल है। यह हमने टर्मिनोलॉजी में देखा था। उसके बाद भी यदि वे कुछ अमाउंट और उसमें कैपिटल में जोड़ना चाहें तो वह अमाउंट भी उसमें वे बाद में लगा सकते हैं, तो उसे एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कब बढ़ती है? जब हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होता है। और कैपिटल कम कब होगी? जब हमारा बिजनेस में लॉस होता है। तो इस तरह से पूंजी की राशि, कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होती रहती है। इस तरह से अब हमने ये देखा था कि किस तरह से कैपिटल बढ़ेगी और असेट्स भी बढ़ेगी। इसका एक एक पॉइंट हमने ये देखे थे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि ट्रांजैक्शंस
ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स एंड देयर इफेक्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमारी भुगतान और आगम और प्राप्तियों के सौदे को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से रेवेन्यू के पेमेंट को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो भी प्रभावित होते हैं इन सब का भी इफ़ेक्ट यहाँ पे बताया गया है। इफ़ेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स अर्थात जो हमारी प्राप्तियाँ हैं उस पर भी क्या प्रभाव होता है ये भी इसमें समझाया गया है। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन, जितना भी हमने परचेस किया है चाहे कैश है या क्रेडिट है उन सब का भी क्या इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे यह भी सारा बताया हुआ है। इफ़ेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन, जो दूसरे ट्रांजेक्शन हैं उनका भी यहाँ पे इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे ये भी बताया गया है। ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को आप लोगों को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की ओर देखेंगे कि यहाँ पे हमने किस तरह से असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को अफेक्ट किया है किसी भी एक ट्रांजेक्शन के द्वारा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में फर्स्ट दिया है, इफ़ अ बिजनेसमैन हैज़ कैपिटल वर्थ ₹20,000 एंड लायबिलिटीज वर्थ ₹30,000, फाइंड आउट द टोटल असेट्स। टोटल हमारे यहाँ कुल कितनी संपत्ति है हमें यह निकालना है और हमें जो दिया हुआ है कैपिटल दी हुई है और जो लायबिलिटी होती है वो दी हुई है। तो इस तरह से जब हमारे टोटल असेट्स का फॉर्मूला देखेंगे तो टोटल लायबिलिटीज़ के बराबर वो होना चाहिए। तो टोटल लायबिलिटी में एक तो कैपिटल है जो कि उसकी वर्थ दी हुई है वो भी लायबिलिटी है, और अदर लायबिलिटी जो है 30,000 की। तो इस तरह से 30,000 प्लस 20,000 टोटल हो गया 50,000। तो 50,000 की जो हमारी टोटल असेट्स है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होगी। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2,60,000 एंड नेट वर्थ इज ₹160,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी लायबिलिटी होती हैं, और जो लायबिलिटी है और भी दूसरी एक लायबिलिटी जो दी हुई है नेट वर्थ 60,000, 1,60,000, और टोटल असेट्स दी हुई है 2,60,000। तो इस तरह से जब हम इसको फॉर्मूले में लगा करके या हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें नेट वर्थ और कैपिटल जो दी हुई है प्लस क्रेडिटर्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स। तो टोटल जो असेट्स है उसके बराबर हमारे इधर की कैपिटल और क्रेडिटर्स की टोटल भी आनी चाहिए। तो क्रेडिटर्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2,60,000 माइनस 1,60,000, अर्थात जो टोटल हमारी असेट्स दी हुई है उसमें से जो बची हुई लायबिलिटी है उसे माइनस करेंगे तो क्रेडिटर्स की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से जो दूसरी हमारी लायबिलिटी है वो है 1,60,000 की जो कि टोटल असेट्स में से माइनस होगी, और बची हुई अमाउंट क्रेडिटर 1,00,000 रुपीज़ होगी। 260 माइनस 160 तो हुआ क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपीज़। तो हमें कैलकुलेट भी अमाउंट उसी की करना थी क्रेडिटर्स की जो कि आई है 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखें। श्री अरविंद कुमार कमिंस्ड स्पोर्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60,000। 60,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है एक स्पोर्ट्स बिजनेस। किसने? मिस्टर अरविंद कुमार ने। On 31/12/2016 his assets amount to 1,00,000। उनकी assets कितनी है? 1,00,000 रुपीज़ है। एंड लाइबिलिटी अमाउंटेड to 20,000, और उनका जो दायित्व की अमाउंट है वो है 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रॉफिट अर्न बाय हिम। लास्ट में जब पूरे वर्ष के अंत में उनकी कैपिटल कितनी रही और उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो सॉल्यूशन में देखिए इसका, क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स। जितनी भी हमारी टोटल लायबिलिटी है हमेशा उसके बराबर क्लोजिंग असेट्स होगी। तो क्लोजिंग हमारी कैपिटल जो है वो हम फाइंड करेंगे, प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी जो है वो है 20,000 जो कि हमें सम में दी हुई है, इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़ जो कि हमारी टोटल असेट्स हैं। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़ माइनस 20,000, अर्थात इस प्लस की अमाउंट को हम जब इधर लेकर आए तो वो माइनस की हुई। इसके हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जब हमारी 1,00,000 रुपये टोटल असेट्स है और हमारी जो लायबिलिटी है वो है 20,000, तो उसे हम असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करते हैं। तो इस तरह से 80,000 हुई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट अब हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमारा प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास अंतिम पूंजी कितनी थी और शुरुआत में कितनी पूंजी थी, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारी टोटल प्रॉफिट की अमाउंट आएगी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 60,000 जो क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल है। तो माइनस करने के बाद अमाउंट आई है 20,000, अर्थात 20,000 रुपये हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है। इस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हमारी टोटल असेट्स है और टोटल लायबिलिटी है उन दोनों की टोटल हमें हमेशा इक्वल करनी रहेगी। तो जो भी बीच में मिसिंग है, या तो असेट्स कोई नई बढ़ी है या कम हुई है, या लायबिलिटी कोई नई बढ़ी है या कम हुई है, तो उसके आधार पे हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट से हमेशा पूंजी अर्थात कैपिटल इंक्रीज होती है एंड लॉस से हमेशा वो डिक्रीज होगी कैपिटल की अमाउंट। यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड हिज बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड ऑफ 10,000। एक उन्होंने दोस्त से लोन भी लिया है 10,000 रुपये का। On 31/12/2016 his assets were worth ₹60,000। जो अंतिम इन्होंने अपनी असेट्स की अमाउंट बताई है वो बताई है 60,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल on 31/12/2016 along with the profit of the year। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है उसमें क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़। जो हमारी अंतिम पूंजी है उसको निकालने के लिए हमारी जो अंतिम संपत्ति है क्लोजिंग असेट्स है उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग लायबिलिटीज़, अर्थात अंतिम जो हमारा दायित्व है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स जो है वो 60,000 सम में दी हुई है माइनस 10,000 जो कि हमारे पास लोन के रूप में एक अमाउंट जो कैश आई थी वो हमारी असेट्स है, जो कैश मानी जाएगी उसे हम माइनस कर देंगे, लेकिन वह हमारी असेट्स कैश में भी जुड़े हैं और हमारा वो नया दायित्व भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये जो दायित्व है ये हमें लोन लेने के लिए जब हमने किसी से पैसा लिया है तो वो हमें चुकाना भी है, जैसे कैपिटल होती है। तो उसी तरह यह क्लोजिंग लायबिलिटी जो है वो 10,000 बताई गई है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट 60 में से 10,000 माइनस किए तो 50,000 आई है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 जो कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 20,000। तो जो शुरुआत में हमें 1 जनवरी 2016 को दिखाई गई थी कि ये कैपिटल 20,000 है, तो इसमें से ये माइनस किया तो अमाउंट आई है 30,000।
ये 30,000 पूरे हमारे वर्ष का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल जो कि रिलेटेड है हमारे 4th एग्जाम्पल से। 4th एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन द अबव एग्जाम्पल नंबर 4, इफ मनोहर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रॉ कैश 6,000 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, व्हाट विल बी द प्रॉफिट एट द ईयर। यदि ऊपर के एग्जाम्पल में जो 20,000 रुपये कैपिटल थी शुरुआत में, उसमें यदि उन्होंने 10,000 रुपये की बाद में कैपिटल और लगाई है और 6,000 अर्थात 6,000 रुपये उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाली है, जिसे हम बिजनेस में ड्राइंग कहते हैं। तो जब ये ड्राइंग निकाली गई है उसके बाद व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष में उनका प्रॉफिट क्या होगा। तो इस तरह से प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस उसमें हम ड्राइंग वापस प्लस कर देंगे, माइनस कैपिटल एडिशनल कैपिटल जो हमने और जोड़ी है उसे माइनस करेंगे और माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो जो चीज़ें इसमें एडिशनल में जोड़ी है उसे वापस माइनस करेंगे और जो उन्होंने ड्राइंग निकाला है उसे प्लस करेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट जो हमें निकालना है उसमें क्लोजिंग कैपिटल हमारी 50,000 आई थी, प्लस 6,000 का हमने विड्रॉन किया है उसे वापस जोड़ देंगे तो हो गए 56,000। उसमें से हमने जो 10,000 रुपीज़ एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस किए करेंगे और उसमें से फिर माइनस कर देंगे 20,000 जो कि हमने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी। तो इन सबको प्लस और माइनस करने के बाद बचा प्रॉफिट 26,000। तो ये जो 26,000 है ये हमारा एंड का प्रॉफिट है, जो पूरे वर्ष में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको पूरा करने के बाद में जो पूरे वर्ष के अंत में हमने प्रॉफिट निकाला तो वो 26,000 प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से ये जितने भी हमने अभी इक्वेशंस के सम किए हैं इन्हें आप एक बार और अच्छे से देखिए। इनमें यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग को बिल्कुल समय रहता है और पहले इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप यदि कोई डाउट होता है तो वो पूछना। इसके बाद जो ये अगर आपको सारे क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद मैं कुछ सम दूंगी और उन सम को आपको फिर सॉल्व करना रहेगा। तो आज हम देखेंगे ये जो हमने इक्वेशंस के सम किए हैं वो कितने बच्चों को समझ में आते हैं और कितनी क्यूरीज मेरे पास वापस आती है।